श्रीवास्तव सर भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक सर, जिस तरीके से यूएस दावा कर रहा है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, टारगेट हिट ही नहीं हुआ है, लेकिन पीछे हटने पर तो मजबूर हुआ ना, ये बात तो यूएस ने भी मानी है। और जिस तरीके से 2 बार, ये दूसरी बार हमला किया गया है, क्या ईरान भी मजबूती से जवाब दे रहा है और अमेरिका ये बात समझ रहा है? देखिए, अमेरिका और इजराइल मिल करके अगर 7 दिन तक युद्ध कर रहे हैं और सामने अकेले ईरान है, तो ये दिखता है कि ईरान मजबूती से खड़ा है। और इसमें एक पॉइंट ये भी है कि अमेरिका ने युद्ध क्षेत्र को भूमि से बढ़ा करके जो समुद्र में ले गए, ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक मिस्टेक लगती है, या उन्हें ऐसा लगता था कि वो चौतरफा हमला करके ईरान को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन ईरान ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक और कैलकुलेटेड तरीके से उन जो गल्फ में जो अमेरिकन पार्टनर्स हैं उस पर अटैक किया। अब जो बात आती है यहाँ पर कि ये समंदर में ले गए, तो ये युद्ध को खींच रहे हैं। अमेरिका ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि ईरान को इंगेज किया जाए समंदर के तरफ, ना कि ईरान को मौका दिया जाए कि वो उनके गल्फ पार्टनर्स की तरफ, गल्फ पार्टनर पर अटैक करे। ये कहीं ना कहीं गल्फ पार्टनर की तरफ से अमेरिका पे ये एक दबाव आया होगा कि हमारे ऊपर जो अटैक हो रहा है इसको रोकने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, इसलिए ये इधर समंदर की तरफ खींच करके ले जा रहे हैं। और अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका पीछे हटना ही ये मैसेज दे रहा है कि दोनों मैसेज हो सकता है। या तो अमेरिका एक स्ट्रैटेजी की ये मैसेज दे रहा है कि देखो हम पीछे हट रहे हैं, अब आप वॉर को एक नॉर्मलसी की तरफ ले जाइए, या दूसरा ये मैसेज है कि हाँ सच में वहाँ ईरानियन कैरियर्स जो थे उन्होंने इतना प्रेशर बनाया कि जो अब्राहम लिंकन कैरियर है उसे पीछे हटना पड़ा। तो ये जो लड़ाई है अब ये कई फ्रंट पे लड़ी जा रही है। इसमें नैरेटिव एक बड़ा मुद्दा आ गया है, जो कि अब ये सिर्फ मसल पावर या मिसाइल पावर का मामला नहीं रह गया। बिल्कुल, नैरेटिव पावर का मुद्दा है। मैसेजेस होते हैं और मिडिल ईस्ट का प्रिपेयर था, तो आपको क्या लगता है क्या इंतजाम हुआ? वो इंतजाम कहां है? क्यों एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये क्या डिप्लोमेसी है? देखिए, ये तो 7 अक्टूबर 2023 को ही प्रूफ हो गया था कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है या आयरन डोम सिस्टम, ये फुल प्रूफ नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो अमेरिका ने जब अटैक किया ईरान पे, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि ये वेनेजुएला होगा, लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। ये वेनेजुएला जैसा एक्शन नहीं हुआ, यहाँ पर रिटेलिएशन हुआ। रिटेलिएशन इसलिए हुआ क्योंकि एलाइड पावर और एक्सिस पावर जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमने देखा, वो आज देखने को मिल रहा है कि एक तरफ ईरान के साथ जो उसकी प्रॉक्सीज खड़ी हैं और अमेरिका के साथ इजराइल खड़ा है, और इसका जो एक जो वॉर जोन बन गया है मिडिल ईस्ट, उसमें जो उसके अमेरिकी सहयोगी देश है वो इससे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अमेरिका तो उनके बेस का यूज करके और ईरान पर, और ईरान के जो सबमरीन्स हैं, ईरान के जो जो वेपन वो है कैरियर्स हैं, उस पे अटैक कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि 7 दिन के बाद भी अगर अमेरिका रिजीम चेंज नहीं करा पाया, तो ये कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजिक कमजोरी दिखती है, स्ट्रैटेजिक भूल दिखती है। अब आज राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अपनी मनमर्जी का कोई शासक थोपेंगे, ये कभी भी ईरानियन जनता को मंजूर नहीं होगा। कहीं ना कहीं वो कंट्री को एक दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्री सिविल वॉर की तरफ बढ़ती दिख रही है मुझे पहली। दूसरी कि ये वॉर लंबी चलेगी, अभी भले ही ये अगले 2-3 हफ्ते में ये नरम पड़ जाए वॉर, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर, कोवर्ट ऑपरेशन, उनके जो हिजबुल्ला और हाउथी के जो मिलिटेंट्स हैं, जो इराकी मिलिशियास हैं, वो अटैक करेंगे इनके डिफरेंट एस्टैब्लिशमेंट्स पे। तो ये एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन मिडिल ईस्ट में रिटर्न हो चुकी है, और मिडिल ईस्ट पूरी तरह से इनस्टेबल हो चुका है। सर, और उसकी तस्वीरें हम देख भी पा रहे हैं। ईरान